हेलो क्लास, स्वागत है आपका अध्याय यूपीएससी में। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे महत्वपूर्ण भाग को पढ़ने वाले हैं जिससे यूपीएससी, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, एसएससी और लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा विषय है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में डीपीएसपी। इस एक ही वीडियो में हम समझेंगे कि डीपीएसपी क्या है, इन्हें संविधान में क्यों जोड़ा गया, इनका उद्देश्य क्या है, कौन-कौन से अनुच्छेद इससे संबंधित हैं, इनका वर्गीकरण, महत्वपूर्ण संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय तथा मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों से इनका संबंध। ठीक है? ओके। सबसे पहले डीपीएसपी क्या है? तो हम समझते हैं सबसे पहले कि डीपीएसपी क्या है। ओके। तो डीपीएसपी का अर्थ क्या है? ठीक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे संवैधानिक निर्देश हैं जो सरकार को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मार्गदर्शन देते हैं। ये नागरिकों को सीधे अदालत में जाकर लागू करवाने का अधिकार नहीं देते, यानी ये नॉन एनफोर्सिएबल है, एनफोर्सिएबल है। लेकिन सरकार की नीतियों और कानूनों का आधार यही सिद्धांत होते हैं। तो सरकार जो भी कानून बनाएंगी, ठीक है, जो भी नीतियां बनाएंगी, तो उनका जो बेस होगा वो क्या होगा, यही डीपीएसपी होगा। ठीक है। इन्हें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 37 बताता है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, फिर भी देश के शासन के लिए अत्यंत मूलभूत होते हैं डीपीएसपी। ठीक है। आर्टिकल 37। अब प्रश्न आता है कि इन्हें संविधान में क्यों रखा गया है। ठीक है। तो ओके, इन्हें संविधान में क्यों रखा गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि आखिर महत्व और शामिल करने के जो भी कारण है उन्हें हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। देखो, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं था, बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय की भी सुनिश्चितता करनी थी। ठीक है। यानी कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करना है समाज में। इसलिए उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत दिए जिसका पालन करके सरकार समाज के हर वर्ग विकास के लिए कार्य करे। ठीक है। अब देखो, इन सिद्धांतों की जो प्रेरणा का मुख्य रूप आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड से। आयरलैंड का जो संविधान है वो 1937 में क्या कर लिया गया था, अडॉप्ट इनैक्ट कर लिया गया था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उन्होंने आयरिश के संविधान को पढ़ा तो उन्हें लगा कि डीपीएसपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें अपने संविधान में क्या करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए, तो उन्होंने ये लिया। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। देखो, डीपीएसपी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित निर्देशों के उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है। जब हमारा 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो उस समय निर्देशों के उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी इनकलकेट किया गया था। तो इसका कुछ पार्ट वहां से लेकर अपने डीपीएसपी में भी देखने को मिलता है। डीपीएसपी में अंतर यह है कि निर्देश गवर्नर जनरल को निर्देशित किए गए थे, और यहाँ जो ये डीपीएसपी है ये किसको है, राज्य के लिए निर्देश है। अब राज्य क्या है, यही परिभाषा हमारे आर्टिकल 12 में है। ठीक है। वही सेम डेफिनेशन जो स्टेट की है, राज्य की है, वो हमारे डीपीएसपी के लिए भी लागू होती है। ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं कहा। ठीक है। मौलिक अधिकारों के साथ वे संविधान के दर्शन को समाहित करते हैं और संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ओके। जो हमारे संविधान है वो ऑलमोस्ट 36 टू 51 तक के आर्टिकल्स में है, भाग 4 में। ठीक है। देखो, आर्टिकल्स 37 जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या कहता है, आर्टिकल 37 कहता है कि इस भाग में जो भी अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है। नॉन एनफोर्सिएबल है, कोर्ट में नहीं जाएगा। अगर राज्य इन पे नीतियां नहीं बनाती, इनके आधार पे नीतियां नहीं बनाती है, तो इसके लिए कोई भी क्या नहीं करेगा, कोर्ट नहीं जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें अधिकतित तत्व देश के शासन के मूलभूत हैं, बेस है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने राज्य का कर्तव्य है। अब ये सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि गैर न्यायोचित क्यों है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने नॉन जस्टिसिएबल क्यों कहा। ठीक है।
नॉन जस्टिसेबल क्यों कहा? ठीक है, ओके। देखो, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हमारे संविधान को बना रहे थे, तो उस समय हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि एक साथ इन प्रोविजंस को लागू किया जा सकता था। ठीक है, इसलिए अपर्याप्त वित्तीय संसाधन उनमें से एक कारण है। दूसरा है विशाल विविधता और पिछड़ापन। जो भारत है, वो बहुत ज़्यादा क्या था, पिछड़ा था आज़ादी के बाद। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या कर लिया था, सब कुछ लूट-पाट के ले गए थे। हमारी जो कंट्री है वो विविधता है, विशाल विविधता, डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। ठीक है? चाहे वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिले या फिर कम्युनल डाइवर्सिटी देखने को मिले, जाति आधार पर डाइवर्सिटी देखने को मिले, लैंग्वेजेस में लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिली। ठीक है? डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है। थर्ड, नव स्वतंत्र भारतीय राज्यों पर मुकदमा का बोझ नहीं डाला जा सकता था। ठीक है? तो अगर इसी टाइम पे जो गवर्नमेंट है या स्टेट है, अगर वो ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना पाती, तो क्या सही रहता है कि ये डायरेक्टली सीधे पहले ही अपने स्टार्टिंग में अपने इंडिया को सेटअप करने की स्टार्टिंग ही में कोर्ट के चक्कर लगाएँ? नहीं, ठीक है? अब देखो, इन्हें सामान्यतः 3 भागों में बाँटा जाता है। पहला समाजवादी सिद्धांत जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है, ठीक है? सामाजिक और आर्थिक समानता स्थापित करना है। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, जिसमें महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग और कमजोर वर्गों के उत्थान के विचारों पर आधारित है। तीसरा, उदार बौद्धिक सिद्धांत यानी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जिनका संबंध समान नागरिक संहिता, पर्यावरण संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे विषयों से है। ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, एक-एक अनुच्छेदों को सरल भाषा में समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो हम आसानी से उत्तर दे सकें। और वीडियो के अंत में हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का अंतर, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन तथा सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय भी देखेंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक एक ही बार में तैयार हो जाएगा। तो बिना समय गँवाए आइए शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है? ओके। अब देखो सोशल जस्टिस, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डीपीएसपी के। हमें पता है सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है। सोशल जस्टिस अब हम थोड़े से और डीप पढ़ते हैं, जैसे हमने देख ही लिया है। ठीक है? स्थित सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को दूर करना, इनइक्वालिटीज़ को दूर करना है। ठीक है? और कमज़ोर, जैसे एग्ज़ाम्पल है कमज़ोर वर्गों के लिए क्या है, आरक्षण है, जैसे ईडब्ल्यूएस। ठीक है? तो सामाजिक न्याय, ठीक है? या फिर आपका हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 15, ठीक है? 15 क्लॉज़ 4, ठीक है? ये सारे क्या हैं, जो भी हमारे एससी, एसटीज़, ओबीसीज़ हैं, ठीक है? इनको क्या है, रिज़र्वेशन दिया है गया है ताकि क्या हो, समाज में ऐसी सामाजिक असमानताएँ दूर हों। इकोनॉमिक आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय क्या है, धन का समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ठीक है? चाहे वो महिला है या पुरुष है। तो द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये प्रोविज़न्स हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट। पॉलिटिकल जस्टिस लाना है समाज में, ठीक है? यद्यपि मौलिक अधिकार मुख्य रूप से सुनिश्चित करते हैं, डीपीएसपी लोकतांत्रिक केंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। क्या करता है? डिसेंट्रलाइज़ेशन करता है लोकतंत्र का। जैसे पंचायती राज, आर्टिकल 40 कहता है पंचायती राज, लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस, ऐसे कल्याणकारी राज्य, पुलिस राज्य से ऐसे राज्य में बदलना जो नागरिकों की भलाई की रक्षा करे, ठीक है? प्रचार करता है, जैसे पीडीएस प्रणाली, ठीक है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम आया, आयुष्मान भारत आया, आयुष्मान भारत जिसमें, ठीक है, हेल्थ केयर से संबंधित। ओके, अब देखो डीपीएसपी का वर्गीकरण, ठीक है? डीपीएसपी का वर्गीकरण, संविधान में डीपीएसपी का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है। हालाँकि उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर उन्हें 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हमने देखा कि समाजवादी सिद्धांत, ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं, ठीक है? इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है और एक कल्याणकारी राज्य की दिशा तय करना है। आर्टिकल 38 क्या कहता है? अब हम थोड़ा आर्टिकल, ठीक है? आर्टिकल वाइज़ पढ़ेंगे हम और देखेंगे क्या है। तो हमें पता है कि जो हमारा आर्टिकल है वो ऑलमोस्ट कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 36 से, ठीक है? 36, 37 से स्टार्ट होते हैं और 38। अब 36, 37 में स्टेट वगैरह की डेफिनेशन है, थोड़ा डीपीएसपी के बारे में है। बाकी जो हमारे मेन आर्टिकल्स होते हैं स्टार्ट, वो आर्टिकल 38 से होते हैं।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसर की असमानताओं को कम करना। देखो, जो हमें इस आर्टिकल में इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, समाज में असमानताओं को कम करना है। किससे संबंधित असमानताएँ? जैसे हमारी आय से, हमारी स्थिति क्या है, हमारी सुविधाएँ क्या है, हमारे अवसर क्या हैं। तो इनकी असमानताओं को दूर करना है और समाज में क्या करना है, कल्याणकारी राज्य बनाना है, लोगों को लिए कल्याण का काम करने हैं, ताकि क्या हो, समाज में सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे और न्याय रहे। कौन से न्याय भाई? अब यहाँ पे न्याय की बात की है तो 3 तरीके के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिले, ठीक है? आर्टिकल 39 हमारे क्या कहता है कि 2 पहला तो कहता है कि भाई क्या हो, हमें आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार हो, ठीक है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, पर्याप्त साधनों का अधिकार हो। दूसरा, जो भी हमें क्या मिलते हैं, समान वितरण होते हैं, उनका क्या मतलब भौतिक संसाधनों का क्या हो, समान वितरण हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो भी भौतिक संसाधन मिलते हैं। तीसरा, जो भी धन का संकेंद्रण हो उसको किया जाए, रोका जाए। तो प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को भी रोकना है, ठीक है? अब देखो, इक्वल पे फॉर वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो आर्टिकल 39 ये बात करता है। अगर आर्टिकल 39 के ए में बात करें तो इसे हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा था, ठीक है? 1976 में आया था। इसमें कहा गया कि भाई क्या हो, समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए क्या करेगी, राज्य ऐसे नियम बनाएगी या फिर ऐसे बनाएगी। इसका एग्जाम्पल हमें नालसा देखने को मिलता है, ठीक है? नालसा, ठीक है? यानी क्या हो, फ्री लीगल एड हो, फ्री लीगल एड, गरीबों को फ्री लीगल एड मिले, यानी बिना पैसे दिए क्या हो, कानूनी सहायता मिले। 41 आर्टिकल 41 कहता है, काम करना अपना अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है? और विकलांगता के मामलों में या फिर, ठीक है, विकलांगता के मामलों में, ठीक है, एज, ओल्ड एज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में हमें क्या हो, हमारा अधिकार है, ठीक है? यानी बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम करने का क्या है, और शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता का हमारा क्या है, अधिकार है। इसीलिए क्या हो, ऐसे स्कीम बनाए गए, जिससे जैसे मनरेगा बनाया गया। क्या किया गया, मनरेगा, मनरेगा लाया गया। एमजी नरेगा, ओल्ड पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन लाया गया, ठीक है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। देन 42 आर्टिकल क्या कहता है, 42 जो आर्टिकल है वो कहता है मटर्निटी रिलीफ के बारे में करता है, कहता है, ठीक है? और काम की न्याय संगत, यानी काम की न्याय संगत, मानवोचित दशाओं और मातृत्व राहत के लिए क्या हो, प्रावधान बने। इसलिए क्या बना, मटर्निटी रिलीफ बेनिफिट एक्ट आया, ठीक है, जिसमें मैटरनिटी रिलीफ दी गई कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, फिर जब उसके बाद जो भी उनका वो बच्चे के देखभाल के लिए उनके लिए क्या हुई, छुट्टी का प्रावधान बनाएगा कि इतने से इतने तक क्या होगी, ये लीव ले सकती हैं अपने ऑफिस से, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। देन आर्टिकल 43 इसमें क्या कहता है, सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी जीवन के एक सभ्य स्तर और सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ठीक है? तो इसमें कहा कि सभी श्रमिकों के लिए क्या हो, निर्वाह मजदूरी हो, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और लिविंग वेज हो, ठीक है, एक सभ्य स्तर हो और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हो सभी, किसके लिए, मजदूरों के लिए, ठीक है? फिर इसी को 43 ए को क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया और इसमें लिखा गया, उद्योगों के प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ठीक है? 43 जिसमें हम पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर देखते हैं 43 में, ठीक है? टू मैनेज इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है? तो ये सिक्योर करने के लिए क्या बनाए, स्टेट ऐसे प्रोविजंस बनाए। 47 लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, पब्लिक हेल्थ के लिए 47 हमारा आर्टिकल है। तो जो ये सारे जो आर्टिकल है 41, 42, 43 और 47, तो ये हमारे किससे संबंधित है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं। कैसे प्रिंसिपल्स हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ते हैं गांधीयन प्रिंसिपल, ठीक है? गांधीयन प्रिंसिपल पे ये सिद्धांत क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी की प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आर्टिकल 40 आया तो इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत को क्या करना चाहिए, ग्राम पंचायत लेवल पे क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए,
तो फिर 73वां संशोधन आता है और इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, ठीक है, स्वशासन के लिए। 43 जो आर्टिकल है इसमें वो कहते हैं कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री हो, क्या हो, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, तो कॉपरेशन बेसिस पे, तो 43 आता है। ऐसे ही 43 बी आता है, 43 ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, बट 43 बी क्या कहता है, हमारे क्या हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनेंगी, ठीक है, यानी कि सहकारी समितियों के स्वच्छ गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है और इसके लिए एक क्या बनती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आता है, ठीक है। देन 46 कहता है कि भाई जो समाज में, ठीक है, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, जो भी एससी एसटी या फिर अदर वीकर सेक्शन का सोसाइटी में, उन्हें क्या करना है, हमें बढ़ावा देना है, यानी एससी एसटी समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना है, ठीक है। 47 क्या कहता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं का सेवन पर रोक लगानी है, ठीक है, तो ये हमारे गांधीयन प्रिंसिपल है, तो इन्होंने लिकर बैन इन बिहार एंड गुजरात हुआ इसी 47 पे, ठीक है। ओके, देन 48 कहता है कि भाई काऊ, काफ्स एंड कोई भी ऐसे दूध देने वाली जो मवेशियाँ हैं या फिर उन पे क्या, उनके वधों पे क्या करना है, रोक लगाना है, ठीक है, और उनकी नस्लों में क्या करना है, सुधार करना है। तो आर्टिकल 48 ये है जो कि गांधीयन प्रिंसिपल है। देन लिबरल प्रिंसिपल, कुछ उदार और बौद्धिक सिद्धांत के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत है जो क्या है, उदारवादी और उदारवादी सिद्धांत है, ठीक है, जैसे 44, तो इसमें कहा गया कि भाई देखो, यूसीसी लाए, पूरे पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाई जाए और यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, ठीक है, जैसे अभी उत्तराखंड ने यूसीसी क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, और यूसीसी से पहले, आई मीन यूसीसी उत्तराखंड से पहले ऑलरेडी गोवा में क्या था, इम्प्लीमेंटेड था, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले का इम्प्लीमेंटेशन था। इंडिपेंडेंस के बाद अगर इम्प्लीमेंट किया गया और थ्रू आर्टिकल 40 जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उत्तराखंड में देखने को मिलता है, यूसीसी, ठीक है। 45 जो कहता है, ये कहता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, 45, ठीक है। तो ये हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड होता है, ठीक है, 2002 में, जिसमें क्या कहा जाता है कि सभी 6 वर्षों की पूरी आयु करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। बाद में इसी को क्या किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर सुव्यवस्थित करना, ठीक है। ये हमारा 48 है, जिसमें क्या कहा गया कि हमें क्या करना, साइंटिफिक जो भी साइंटिफिक नेचर के दिखेंगे वो क्या है, आपका लिबरल प्रिंसिपल्स हैं। 48 में क्या कहा जाता है कि पर्यावरणों की सुरक्षा, सेफगार्ड एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, करना तथा वनों को वन्य जीवों की सुरक्षा करना। 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व को के घोषित कलात्मक ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना, ठीक है, ये 49 है। देन 50 कहता है कि भाई हमारे क्या हो, हमारे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या हो, बिल्कुल अलग अलग हो, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव जो स्टेट के लिए, आई मीन डायरेक्शन है, वो क्या है, यहाँ पे है कि भाई क्या हो, जुडिशरी को कभी भी एग्जीक्यूटिव से अलग करने की कोशिश मत, एक साथ करने की कोशिश मत करना, तो ये अलग है। 51 कहता है कि भाई इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष को बढ़ावा देने और राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सामान्य संबंध बनाए रखना है, ठीक है, तो ये 51 है, ठीक है। इसके बाद 51 क्लॉज है जो कि हमारा पार्ट 4 का भाग ये है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ आर्टिकल्स हुए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ अमेंडमेंट्स। देखो 42nd अमेंडमेंट 1976, जिस समय इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट थी, उस समय 4 ऐसे डीपीएसपी जोड़े गए, आर्टिकल 39 जोड़ा गया, ठीक है। 39 में कहा गया कि भाई क्या हो, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हो, बच्चों के स्वास्थ्य स्वस्थ विकास हो। 39 में लीगल कानून यानी लीगल सहायता दी जाए, ठीक है, पुअर्स को। 43 ए में क्या कहा गया, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। एंड 48 पर्यावरण, देखो जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इस समय ऐसे प्रिंसिपल जोड़े गए जो सोशलिस्ट नेचर के थे। कैसे नेचर के थे, सोशलिस्ट नेचर के थे, समाजवादी नेचर के थे, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी का जो मेन फोकस, उन्होंने क्योंकि अपने प्रियम्बल में तक क्या लिखवाया था, सोशलिस्ट लिखवाया था, तो वो समाज के प्रति
ऐसे प्रोविज़न्स लाने का प्रयास कर रही थी, जैसे उन्होंने प्रिवी पर्स हटाया, उन्होंने ऐसे लैंड रिफ़ॉर्म्स के कानूनों को क्या किया अ, उसी के अगेंस्ट वो क्या करती है लैंड रिफ़ॉर्म्स के जो भी कानून आते, गोलकनाथ के बाद जो भी हमें केशवानंद भारती तक का जो भी पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे देखने क्योंकि कहीं न कहीं क्या थी, वो सोशलिस्ट थे और इस वज़ह से बड़े-बड़े जो जमींदार वग़ैरह थे, ये क्या थे आई मीन खुद के वो अपने राइट्स को क्या फ़ील करा रहे थे, अपने राइट्स का हनन फ़ील कर रहे थे, ठीक है? ओके, तो ये टाइम पे हमें ये देखने को मिलता है सोशलिस्ट नेचर, ठीक है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 आता है। इसमें 38 क्लॉज़ 2 जोड़ता है जिसमें क्या किया जाता है स्टेट टू मिनिमाइज़ इनइक्वालिटीज़ इनकम स्टेटस एक्सेस अपॉर्च्युनिटी 38 2 जोड़ता है, ठीक है? फिर 1992 में 2 अमेंडमेंट्स होते हैं 73rd एंड 74 जिसमें लोकल गवर्नेंस यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल ठीक है कि पर एक क्या बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रो स्टेटस मिलता है आर्टिकल 40 के तहत ठीक है? जिसमें क्या करता है पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए संवैधानिक निकाय बनाने की वही 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 ठीक है? इसमें जो 45 है इसमें क्या कर दिया गया था एलिमेंट्री लिख दिया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट और 21 ए तो इसमें 2 आपके 21 ए में भी और 45 के तहत आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी क्या कर दिया गया, लिख दिया। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदलना और अनुच्छेद 21 ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और संशोधित निर्देश राज्य को सभी बच्चों के 6 वर्ष पूरे होने तक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए कहता है। ठीक है? तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी अमेंड किया गया। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 आता है जिसमें हम 43 बी जोड़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है, ठीक है? ओके। अब देखो कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, ठीक है? जिसमें क्या कहा जाता है उसे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? देखो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच जो टकराव थे वो काफ़ी समय से रहे यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के यानी 1951 से हमें देखने को मिलता है, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू के टाइम से इंदिरा गांधी तक तो हमें देखने को मिलता है, फिर केशवानंद भारती के बाद ये थोड़ा-सा सॉल्व हो जाता है। सबसे पहला जो केस आता है वो चंपकम दोयराइज़न का केस आता है वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच के इस टकराव के मामले में मौलिक अधिकार क्या होंगे? प्रबल होंगे। तो चंपकम दोयराइज़न में मौलिक अधिकारों को ज़्यादा भूमिका दी गई और डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों के अनुरूप और सहायक के रूप में चलाना होगा। गोलकनाथ का केस आता है 1961 में। आपने अगर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देखिए। तो निजी निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन या कटौती नहीं की जा सकती। तो गोलकनाथ का जो फैसला आता है वो पार्लियामेंट के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने जैसा होता है, ठीक है? केशवानंद भारती का केस आता है जिसमें कहते हैं कि आर्टिकल 31 सी जो पहला भाग की वैधता को बक बरकरार रखा और इसमें कहा गया कि डीपीएसपी 39 बी और 39 सी को लागू करने के लिए कानून को फंडामेंटल राइट्स 1419 के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। बुनियादी ढांचा स्थापित किया, ठीक है? यानी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। मिनर्वा मिल्स आता है जिसमें क्या कहती है कि बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच, ठीक है? तो ये हमारे मिनर्वा मिल्स में आता है, ठीक है? देन उन्नी कृष्णन वर्सेस मोहिनी जैन का केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शिक्षा अधिकार जीवन के अधिकार है ना अनुच्छेद 21 से निकलता है, जिससे एक डीपीएसपी के मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया, ठीक है? देन ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 अनुच्छेद 39 ए डीपीएसपी पर भरोसा करते हुए आजीविका के अधिकार को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 21 का विस्तार ओके ठीक है एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21 अब डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स में कर लेना है पर डीपीएसपी पढ़ने के बाद थोड़ा ज़्यादा बेटर नेगेटिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये क्या करता है स्टेट को प्रोहिबिट करता है कुछ करने से ठीक है ये स्टेट को क्या करता है आई मीन दे रिक्वायर द स्टेट टू डू सर्टेन थिंग ये कहता है स्टेट को तुम कुछ करो इसलिए ये क्या हो गया पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया ये जस्टिसिएबल है यानी कि ये एनफोर्सिएबल है बाई कोर्ट्स ठीक है ये एनफोर्सिएबल नहीं है यानी नॉन जस्टिसिएबल है ठीक है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना किसका काम है फंडामेंटल राइट्स का काम है बल्कि सोशियो एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इसे आपको ध्यान में रखना है ये काम किसका है डीपीएसपी का है ठीक है तो ये वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स
ठीक है, इंडिविजुअल की वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है, ठीक है, यानी कि व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है, बल्कि ये व्यक्ति के नहीं देता, डीपीएसपी व्यक्ति के ना देके समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है, इसलिए वो समाजवादी, ये व्यक्तिवादी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एनफोर्स होते हैं, बट ये इनको एनफोर्स करने के लिए क्या है, कानून बनाने पड़ते हैं, लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब देखो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या डिफरेंस है। डीपीएसपी राज्य को क्या करता है, निर्देश देता है। फंडामेंटल ड्यूटी जो फोर्थ ए के पार्ट में है, उसमें क्या है, नागरिकों को निर्देश देता है। ठीक है, इस संविधान का मूल भाग 1950, ठीक है, ओरिजिनल पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 से, इंदिरा गांधी के टाइम पे। ठीक है, बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, इसे आयरलैंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इससे सोवियत संघ से लिया गया है, क्योंकि सोवियत संघ के जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो था कि भाई क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई थी सिटीजन्स को। अब देखो क्विक रिवीजन, ठीक है, हमें पता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक है। और हमें पता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल 38, 39, 39 है, तो ये याद करना। ऐसी 41, 42, 43, तो तीन ये हो गए, तीन ये हो गए, और 43A और 47, तो क्या हो गया, 13A, 39, 39A, 41, 42, 43 और 43A और 47, ये हमारे क्या हो गए, सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गए। गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो देखो 40, 43, 43B, 46, 47, 48, तो तीन इसमें हो गए, 46, 47, 48, और बाकी जो तीन है 40, 43, 43B, ये क्या हमारे गांधीयन प्रिंसिपल हैं। तो 46 से शुरू होते हैं 48 तक। लिबरल प्रिंसिपल 40, 45, फिर 48, 48 से फिर 49, 50 और देन 51, तो दो दो 44, 45, ऐसी 48, 48 है, फिर 49 और 50 एंड 51। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट 48 से लेकर 44, 86, 97 ये अमेंडमेंट होते हैं। सोशलिस्ट जो अमेंडमेंट होते हैं 39 ए, लीगल एड 39F में, 43 और 43B, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी कुछ केसेस देख लो, चंपाकम, केशवानंद और मिनर्वा मिल्स 1980 में। ठीक है, तो ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, आर द कंसाइन, चेतना है संविधान की, क्या है, चेतना है। कौन, हमारे नीति निर्देशक तत्व। संविधान की, संविधान की चेतना है कौन, नीति निर्देशक तत्व। ओके, तो थैंक यू सो मच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। इस कंप्लीट वीडियो में हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। थैंक यू।